हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने मेनली पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में समझा था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 9 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका गुप्ता डायनेस्टी के बारे में एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर का नाम ही है न्यू एम्पायर्स ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो जो एम्पायर वर्ड है कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी तक जब हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो जो सबसे पहली एम्पायर जो फॉर्म करता है वो मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे फॉर्म होती है, जो कि किसके अंडर होती है? अशोका के अंडर। यानी अशोका किस तरीके एक्सपेंशन करता है आपका कांधार से लेके कावेरी तक, इस पर्टिकुलर पूरे रीजन को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी सी एम्पायर फॉर्मेशन देखने को मिलती है अंडर दी अशोका। सेम आपको देखने को मिलेगा सिमिलर टाइप ऑफ एम्पायर जो है फॉर्म होगी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो इसी एम्पायर के बारे में डिस्कस करने को मिलेगा कि किस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आपको एक अगेन रूलर मिलेंगे यहाँ पे समुद्र गुप्ता, जिनके अंडर ये न्यू एम्पायर जो है कह सकते बिग एम्पायर जैसे अशोका के टाइम पे थी उस तरह के एम्पायर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे हम 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है, उनके इवेंट्स को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टीज़ में कौन कौन से रूलर्स थे और मेन चीज़ जो सोर्सेज है, मैंने किन सोर्सेज के थ्रू हमें पता चला गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में, वो सोर्सेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड जो मेनली जो फेमस किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, क्या क्या पॉलिसीज़ उन्होंने बेसिकली अपनाई थी जिसके वजह से उनका एम्पायर इतना बड़ा इस्टेब्लिश हो पाया। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर मतलब कह सकते हैं एक पीरियड के बाद जब आपके जो गुप्ता किंग्स से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे एंड उसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन दिखने को मिला। और जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन होगा तो कुछ न्यू किंगडम्स जो है बेसिकली फॉर्म होंगे, तो उन किंगडम्स को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहला किंगडम आपको देखने को मिलेगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन एक किंग होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो सिमिलरली साउथ में भी आपको कुछ कुछ न्यू डायनेस्टीज़ देखने को मिलेंगी, चाहे वो चालुक्य डायनेस्टीज़ हो या फिर पल्लवा डायनेस्टीज़ हो, उनको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, किस तरीके से वहाँ पे जो किंग है क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाते हैं। जो साउथ के जो किंग है उनको हम पढ़ेंगे। एंड मेनली जो ऑर्डनरी पीपल है, यानी ऑर्डनरी पीपल की लाइफ जो है किस तरीके से थी, चाहे हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे या फिर पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, तो उन ऑर्डनरी पीपल्स की लाइफ के बारे में भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ कुछ किताबें हैं वहाँ से पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहा करते थे, क्या सोसाइटी थी, वो भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार टाइमलाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको वो क्रोनोलॉजिकली वो इवेंट्स कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अगेन ज़ीरो से, कि ज़ीरो को हमने पढ़ा था कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है। ज़ीरो से पहले जो भी इवेंट्स होंगे उनको हम बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानेंगे और ज़ीरो के बाद के जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम कॉमन एरा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चलते हैं बैक 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले, जहाँ पे हमारी हिस्ट्री का जो ओरिजिन हुआ था। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 BC तक हमने देखा था कि हमारा जो स्टोन एज चला था, जिसमें आपको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है देखने को मिला था इंडस वैली के पास में। दैट्स वाई हम उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन से के नाम से जानते हैं, जो करीबन हमें 2700 से लेकर 1600 BC के टाइम पे देखने को मिला। इसके जो जो फीचर्स थे वो ऑलरेडी हमने इसे कवर कर लिया था। देन हमें 1500 BC के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा दो कंटेम्प्रेरी एजेस को बारे में हमने पढ़ा था। नॉर्थ वेस्ट में आपका वैदिक एज आया था एंड साउथ में मेगालिथिक एज आया था। और यहाँ पे जो आयरन टूल्स थे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में यानी कल के जो वीडियो में हमने देखा था कि यही जो आयरन टूल्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। आयरन टूल्स की हेल्प से जो है हम एक्सेस बनेंगी, उन एक्सेस की हेल्प से हम जो है फॉरेस्ट को क्लीन कर पाएंगे। आयरन के प्लफ बनेंगे, उस आयरन के प्लफ को आप फर्दर यूज़ कर पाओगे कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो उसमें जो मेजर रोल होने वाला है वो आयरन का होगा और जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा मेगालिथिक एज से हो गई थी। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे 600 BC के टाइम को, जहाँ पे महाजनपद बनने गए थे, यानी जो छोटे छोटे जन थे उन्होंने कोलैबोरेट करके जनपद बनाया एंड देन फाइनली आपका महाजनपद देखने को मिलता है।
करीबन जो है 16 महाजनपद थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था आपका वाजी महाजनपद था, जो जहाँ से हम देखने को मिलेगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बिलोंग करते थे। ठीक है, बुद्धा और जो महावीर थे, लॉर्ड महावीर, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर महाजनपद से बिलोंग करते थे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो 16 महाजनपद है, इनके बीच में फाइट होती है एंड फाइनली जो एक महाजनपद है मगध, वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महाजनपद के फॉर्म में उभरता है। महाजनपद के क्या क्या फीचर्स थे वो हमने देख लिया था। देन हमने देखा था महाजनपद के कंटेम्प्रेरी आपको और कुछ रिलीजन जो है फिलॉसफीज़ देखने को मिलेंगी, चाहे हम बात करें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उपनिषद की। तीनों का मतलब मेन रोल यही था कि जो बेसिकली जो उस टाइम पे लोग थे, किस तरीके से वो वर्ना सिस्टम से परेशान थे, उनके जो भी डाउट्स थे, उन डाउट्स को जो है सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उपनिषद ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो उन्होंने किस तरह से मिडिल पाथ फॉलो करने की बात की है। जैनिज़्म ने जो है किस तरह से बोला है कि रिचुअल्स को ज़रूरी नहीं है फॉलो करना, आपको मेन आपका लाइफ का एम होना चाहिए लिबरेशन। सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने अपनी 3 जो है 3 रत्नास बताए थे, फेथ, नॉलेज और एक्शन पे ध्यान देना है। वही उपनिषद की बात करें तो उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम के बारे में बताया था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन जिसके बारे में हमने बात किया था कि मॉडर्न डायनेस्टीज़ आई थी, और मॉडर्न डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो करीबन 325 BC से लेकर 185 BC के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। और मॉडर्न डायनेस्टी में के बारे में हमें जो बुक है शास्त्र इंडिका से पता चलता है, और किस तरीके से अशोक की क्या क्या पॉलिसीज़ थी वो हमें देखा, किस तरीके से ऑफिशियल्स का काम क्या होता था। और मेन जो थे आपके सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने जो एम्बेसडर को भेजा था मेगास्थनीज को, किस तरीके से वो बताता है, सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके लोगों के बारे में नहीं बताता, जो कैपिटल कैसी थी वो उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं डिस्कस करेगा। ठीक है, और फाइनली जो आपके अशोका है वो धम्मा की तरफ किस तरह से मूव ऑन होते हैं और किस तरह से वो स्प्रेड करवाते हैं धम्मा महावंता को, मतलब धम्मा महावंता के थ्रू जो है अपने जो धम्मा की जो फिलॉसफी है उसको किस तरीके से स्प्रेड करवाते हैं, चाहे हम सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस की बात करें। सिमिलरली उन्होंने अपने बच्चों को, यानी महेंद्र जिनका बेटा था और संगमिता जिनकी बेटी थी, उनको श्रीलंका भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो धम्मा का जो विचार है उसकी जो उसके पीछे का जो मेन कोर फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये हमने जो है मॉडर्न डायनेस्टीज़ को देखा, एंड किस तरीके से आपका जो लास्ट मॉडर्न किंग था उनकी जो है डेथ, उनको किल कर दिया जाता है पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा, एंड वो अपनी शुंगा डायनेस्टीज़ बनाते हैं। उसके टाइम पे हम देखने को मिलेगा जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो करीबन 185 BC से लेकर 300 CE तक चलता है, यानी यहाँ पे हम 0 से इस तरफ की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने जो मेन फोकस किया था, यानी कल की वीडियो में जो हमने देखा था कि कैसे आपका मॉडर्न डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ वेस्ट में कुछ कुछ किंगडम्स बनते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शाकाज आए, देन पार्थियंस आए, कुशानाज आए। कुशानाज के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से कुशान में जो आपका कनिष्क थे उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि कनिष्क ने अपने टाइम पे हम कह सकते हैं गोल्ड कॉइन्स सबसे पहली बार इशू किए थे, यानी इससे पहले गोल्ड कॉइन्स किसी और डायनेस्टी ने बेसिकली निकाले नहीं थे, तो सिर्फ कनिष्क ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा देखने को मिलेगा कि कनिष्क ने जो है सिल्क रूट को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की, एंड सिल्क रूट को कैप्चर करने के बाद उन्होंने जो है आपका मैन्युफैक्चर ऑन टेक्सटाइल जो है बेसिकली स्टार्ट किया था, कहाँ पे, एक वाराणसी में और एक मदुराई में। तो यानी मदुराई और वाराणसी 2 टेक्सटाइल का एक हब टाइप बना दिया था, और किस तरीके से वहाँ से फिर जो है हम सिल्क के कपड़ों को बना के फर्दर एक्सपोर्ट करने पड़ते थे इस पर्टिकुलर रीजन की तरफ, यानी जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा हमने देखा कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी कनिष्क के टाइम पे हुई थी, और यहाँ पे सबसे मेजर डेवलपमेंट आपको बुद्धिज़्म में देखने को मिलेगा कि बुद्धिज़्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। हीनयाना बुद्धिज़्म जो कि पहले जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म था, जहाँ पे बुद्धा की जो है बेसिकली जो सिंबल के फॉर्म में उनको पूजा जाता था, एंड उसके बाद हम देखने को मिलेगा कि महायाना बुद्धिज़्म भी आ गया था, जहाँ पे मेनली जो बुद्धा को एक इमेज के फॉर्म में, यानी गॉड के फॉर्म में जो है पूजा जाने लगा, यानी आप गॉड की मतलब बुद्धा की जो इमेज थी, यानी स्टैचूज थी, वो बनाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके लिए 2 स्कूल ऑफ आर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, एक मथुरा में बनाया गया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक आपका तक्षशिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट कुषाण के टाइम पे, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे देखने को मिली थी। इसके अलावा हमने देखा था कि साउथ में जो आपके मेजर डायनेस्टीज थे, चाहे वो चोला हो, चेरा हो, पांड्या, वो हमने देखी थी किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, किंग्स किस तरीके से अपना जो है वहाँ पे रोल क्या था किंग का, वो हमने समझने की कोशिश की थी।
इसके अलावा हमने देखा था कुछ पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो भरूच पोर्ट हो, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो हिमालय से लेके आते थे और फिर यहाँ से जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाता था, और क्या क्या चीज़ें जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे, चाहे वो गोल्ड कॉइन्स हो या फिर आपके महंगे महंगे बहुत मतलब वाइन्स हो गई, वो सब आती थी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आपने देखने को मिलेगा रिकामेडू था, पुहार था, ये भी पोर्ट्स के बारे में हमने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। देन मेजर जो हमने चीज़ देखी कि ये सब चीज़ों का पीछे का मतलब मेन रीज़न क्या था, यानी इतने सारे जो विलेजेस बन रहे हैं, जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे का मेन रीज़न था आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टूल्स थे, चाहे वो आयरन, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली। सेकंड आपको देखने को मिला ट्रांसप्लांटेशन, वो तो पहले से स्टार्ट हो गया था। एंड मेन जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो एग्रीकल्चर जो सरप्लस में आया, उसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो था आपका इरिगेशन, ठीक है, बिकॉज से पहले इरिगेशन इस लेवल पे स्टार्ट नहीं हुआ था जिस लेवल पे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कैनाल्स वगैरह फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, आर्टिफिशियल टैंक देखने को मिलेगा, वेल्स वगैरह जो है देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे। और एग्रीकल्चर अगर मान लो सरप्लस में होगा तो उससे पहला फ़ायदा किंग को होगा, बिकॉज किंग को अच्छा खासा टैक्स वगैरह मिलेगा, वेल्थ वगैरह उसकी जनरेट होगी। जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतना ज़्यादा वो अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आर्मी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फार्मर को भी फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज फार्मर को वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलेगी। जितना अच्छा इरीगेशन सिस्टम होगा उतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वो ग्रो कर सकते हैं और उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को फिर सेल भी कर पाएंगे। देन हमने देखने को मिला पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, बिकॉज एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो आपको स्टोरेज के लिए पॉटरी चाहिए, ट्रेडिंग अच्छी होगी, ठीक है। और ट्रेडिंग के बाद हमने देखा था किस तरह से श्रेणीज़ का जो है फॉर्मेशन होता है। तो श्रेणी का जो मेन रोल था आपको एज अ बैंक के फॉर्म में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो अमीरों का पैसा यहाँ पे जमा हो करते थे और फिर उसको इन्वेस्ट करते थे, बदले में उनके जो रिटर्न्स वगैरह उनको देते थे। और साथ ही साथ इनका मेन काम क्या था, रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करना, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करवाना, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि जिसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और मेनली जो भी रिलीजियस सेंटर्स है, मोनास्ट्रीज, उनको किस तरीके से हेल्प करनी है वो भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो ये मेजर चीज़ें जो है मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दी हैं। बाकी यही चीज़ें जो है कल की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो उन वीडियो को जाके आप एक बार देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो आज जो पर्टिकुलर टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो आपका है 300 सी से लेके हम देखेंगे 550 के तक के टाइम पीरियड को। यहाँ पे मेनली हम फोकस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं, किस तरह से मतलब आपको मतलब पॉलिटिकल चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यानी कि जो इस पर्टिकुलर टाइम पे यानी 300 सी से लेकर 750 सी तक जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं वो हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिलीजियस चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, किस तरीके से सूपर्स वगैरह बनते हैं, तो वो पर्टिकुलरली हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो मेन सोर्सेज है जो हमें मिला है वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है आपको देखने को मिलेगा। प्रशस्ति बेसिकली 2 टाइप की होती है, या तो स्टोन की फॉर्म में, ठीक है, स्टोन पे अगर आप कुछ इंस्क्राइब करके लिख रहे हो, या फिर मेटल की होती है, ठीक है। अब ये जो प्रशस्ति आपको मिली है वो आपको मिली है कहाँ पे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अंदर जो आपका अशोका का पिलर है उस पिलर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका मेन जो रूलर थे आपके समुद्रगुप्ता, वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं उनकी कोर्ट में जो एक पोएट थे हरिसेना, ठीक है, उन हरिसेना ने कहीं ना कहीं जो है समुद्रगुप्ता की डायनेस्टी के बारे में कि किस तरीके से समुद्रगुप्ता की जो ग्लोरियस पावर है उनके बारे में जिक्र किया इस प्रशस्ति में, कि किस तरीके से वो एक वॉरियर के रूप में उन्होंने उनको बताया गया। और काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी बात, खास बात ये है इस प्रशस्ति की, ये काफ़ी बहुत लंबी प्रशस्ति नहीं, लॉन्ग प्रशस्ति है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे जो है किंग को इक्वल माना जाता है गॉड के, ठीक है। यानी हमारे उस टाइम पे गुप्ता के किंग को गॉड के इक्वल का जो है कह सकते दर्जा जो है देने की बात यहाँ पे की गई, कि उस टाइम पे गॉड और जो किंग है वो कहीं ना कहीं वो इक्वल ही मानते थे लोग उनको, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से समुद्रगुप्ता ने काफ़ी सारे बैटल्स जीते हैं, उनकी जो भी विक्ट्रीज थी उनके बारे में जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की इस पर्टिकुलर प्रशस्ति में, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं इन शॉर्ट की जो प्रशस्ति मिली है हमें समुद्रगुप्ता की, वो कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि कौन कौन से एरिया को
इन्होंने कॉन्कोर किया था उसके बारे में पता चलता है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता है उसके बारे में बता रखा है। उनकी पावर किस तरीके से थी, उन पावर का भी हमें पता चला बिकॉज ऑफ दिस प्रशस्ति, जो हमें कहाँ पे मिली है, इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर जो अशोका का पिलर है, उस पिलर के ऊपर ये प्रशस्ति देखने को मिलेगी, जो कि लिखी थी हरिसेना के द्वारा। हरिसेना जो कि कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्ता के टाइम पे, यानी जो गुप्ता डायनेस्टी में जो आपको समुद्रगुप्ता जो थे किंग, उस टाइम पे जो उनके कोर्ट में जो पोएट थे हरिसेना, उन्होंने उस प्रशस्ति को लिखा हुआ है। ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ एरियाज़ थे, यानी इस मैप में अगर हम देखेंगे तो आपको कुछ शेडेड एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रीन हो गया, ठीक है, जो कि दिख रहा है कि आर्यवर्त का रीजन है। देन ये जो ब्लू कलर का जो रीजन है शो करता है आउटर स्टेट, और जो पिंक कलर का रीजन है वो है आपका इनर स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्रीन रीजन की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीबन 9 रूलर्स थे जो यहाँ पे रूल किया करते थे। तो उनके जो भी किंगडम्स थे उनको कहीं ना कहीं समुद्रगुप्ता ने जो है काफ़ी ज़्यादा अपने अंडर मतलब कर लिया था, यानी अपने ही एम्पायर का पार्ट जो है इस पर्टिकुलर रीजन को, यानी जो आर्यवर्त का जो रीजन है जहाँ पे 9 रूलर्स देखने को मिलेंगे, उसको अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया था, मतलब लड़ाई वड़ाई करके उनके किंगडम को अपने अंदर शामिल कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन को अब इस पॉलिसी के थ्रू जो है रन किया, यानी उन्होंने बेसिकली डिफरेंट पॉलिसीज़ को यूज़ करके जो है इस पर्टिकुलर एरिया में रूल करने की कोशिश की। किसने? समुद्रगुप्ता ने। ठीक है। तो ये हमने पहला देख लिया आपका आर्यवर्त का रीजन। देन हम देखते हैं द रूलर ऑफ दक्षिणी पथ। इस पर्टिकुलर एरिया में आप देख सकते हो कि जो दक्षिणी पथ वाला रीजन है, यानी साउथ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो रेड स्पॉट है, यानी सिटीज़ कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता, मतलब ये जो रेड स्पॉट वाले जो सिटीज़ हैं उसको किसने कॉन्कर्ड किया था? गुप्ता ने कॉन्कर्ड किया था। तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर जोन में, यानी ये जो पर्टिकुलर साउथ वाला जोन है, यहाँ पे सबसे पहले आपको 12 रूलर्स देखने को मिलेंगे, और इन 12 रूलर्स ने कहीं ना कहीं जो है सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्ता को आफ्टर बीइंग डिफीटेड, यानी जब समुद्रगुप्ता ने इन पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो भी 9 रूलर्स थे उनके साथ, जो 12 रूलर्स थे उनके साथ जब फाइट की, तो फाइट करने के बाद ये जो रूलर्स थे समुद्रगुप्ता से हार गए थे, और हारने के बाद इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भाई अब आप जो आप कहोगे वैसे ही हम काम करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्ता ने फिर उनको बाद में अलाउ कर दिया था, ठीक है, आप अपना इस पर्टिकुलर एरिया में जो आप रूल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो मेन आपका जो एम्पायर है वो किसका, यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का, उसके अंडर आप हो। ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी? इन सिटीज़ को कॉन्कर्ड कर लिया था आपके गुप्ता के द्वारा, यानी समुद्रगुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में है। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसकी बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा असम हो गया एक आपका, जो कि यहाँ पे है। देन आपका जो है बंगाल हो गया, कोस्ट बंगाल की बात की जा रही है। देन यहाँ पे नेपाल की बात की जा रही है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ गणा संघास थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे, गण संघ जो हम देखते हैं यहाँ पे असेंबली वगैरह के थ्रू रूल किया जाता, तो वो सब जो गण संघ है, नेपाल हो गया आपका, असम हो गया, देन आपका ये जो कोस्टल में आपका बंगाल हो गया, ये सब जो राज्य थे यानी नेबरिंग स्टेट्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं जो अपने आप को जो है जो समुद्रगुप्ता है उसके साथ ही रखा। यानी मेनली वो क्या करते थे, जो भी ट्रिब्यूट वगैरह हैं वो जो है राजा को प्रोवाइड करते थे। ठीक है। जो भी उनको एज ए ट्रिब्यूट की तरफ जो भी उनको लगता था उनके पास है, तो वो राजा को ऑफ़र करते थे। साथ ही साथ जो भी राजा का जो भी आदेश वगैरह होगा उसको भी उनको फॉलो करते थे ये। ठीक है। और साथ ही साथ जब भी कोर्ट में इस तरह से मीटिंग वगैरह होती थी, तो उस कोर्ट की मीटिंग को भी ये अटेंड किया करते थे। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन्स को इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि वो राजा के अधीन थे। एंड देन लास्ट आपको देखने को मिलेगा आउटर स्टेट, जो कि ब्लू कलर का है। यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिल जाएगा, और ये वाला रीजन। ठीक है। तो ये रीजन जो हम कह सकते हैं एक तरह से डिसेंडेंट था कुशानास और शकास का, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो रूल करके गए थे शकास, आपने देखा था कुशानास थे, तो इनके बाद जो इनके जो डिसेंडेंट रह गए थे वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में रूल कर रहे थे। सिमिलरली आपको श्रीलंका में भी इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश किए थे गुप्ता डायनेस्टीज़ के साथ। ठीक है। तो वो हमने देखा था, उसके तहत हम कह सकते हैं यहाँ पे उनका रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो जो भी मतलब उन्होंने अपनी बेटियों की शादी यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के साथ करवाई थी, तो उस तरह से वो उनके साथ
मिलके रह रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो कह सकते हैं कि जो हमारे जो गुप्ता डायनेस्टी है उन्होंने इस इतने पर्टिकुलर रीजन को, ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर रीजन को डिफरेंट पॉलिसी के साथ रूल किया, इनको अपने अंडर ले लिया है, इनको ट्रिब्यूट के तहत, मतलब ये कहीं ना कहीं राजा से जुड़े हुए थे, इनको जो है अच्छे से अपने आप में रूल करने को दिया, इनके साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरे ऐसा एम्पायर जो है यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलेगा इस पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशस्ति की, जो हमने देखी थी कि उस प्रशस्ति में जो है मेनली आपको देखने को मिलेगा समुद्रगुप्ता डायनेस्टी के बारे में, मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? बिकॉज उसको जो लिखा गया है वो हरिसेना के द्वारा लिखा गया, जो कि समुद्रगुप्ता की कोर्ट में पोइट था, ठीक है। बट आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो गुप्ता डायनेस्टी है, अगर हम पूरा गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले जो गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग थे जिन्होंने गुप्ता को डायनेस्टी को फाउंड किया था वो आपके थे श्रीगुप्त थे। उसके बाद जो उनके बेटे आए थे वो है घटोत्कच, देन उनके बेटे आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त वन, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त आते हैं, देन उनके बेटे चंद्रगुप्त टू आते हैं, देन आपको कुमारगुप्ता देखने को मिलते हैं, और लास्ट में जो आपको किंग दिखेंगे वो है स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रयाग प्रशस्ति मिली है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वो हमें बेसिकली यहाँ तक की मिलती है, ठीक है। यानी समुद्रगुप्ता से पहले जो भी किंग्स थे, चाहे वो आपका श्रीगुप्ता हो, घटोत्कच हो या फिर चंद्रगुप्ता वन हो, यहाँ तक की जो भी इंफॉर्मेशन है कि कौन राजा थे, किसका क्या रिलेशन था, वो हमें इस प्रयाग प्रशस्ति के थ्रू पता चल जाती है, ठीक है। बट आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्ता के बाद कौन कौन से किंग आए उसकी जानकारी हमें इस प्रशस्ति से नहीं मिलती है। तो यानी हमें यहाँ पे मेन चीज़ होगा कि हमें जानकारी देता कौन है, मतलब कैसे हमें पता चला कि इसके बाद कौन कौन से रूलर आए थे। तो आपको देखने को मिलेगा जो कॉइन्स हमें मिले हैं, गुप्ता डायनेस्टी के जो कॉइन्स हमें मिले हैं, उन कॉइन्स के थ्रू हमने पता करने, यानी हिस्टोरियंस ने पता करने की कोशिश की है कि कौन पर्टिकुलर किंग जो है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो यानी समुद्रगुप्ता के बाद जो भी किंग्स आए हैं, चाहे वो चंद्रगुप्ता टू हो, कुमारगुप्ता हो, कुमारगुप्ता इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं, हमने बताया था किस तरीके से इन्होंने नालंदा डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। और स्कंदगुप्त जो है लास्ट किंग होंगी गुप्ता डायनेस्टी के, जो काफ़ी वीक हो जाएंगी, एंड बिकॉज उनके वीक रूल की वजह से आपको देखने को मिला है कि जो गुप्ता डायनेस्टी है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोगों ने अपने आप को जो है, जो राजा थे उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीगुप्त के और घटोत्कच की, तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा का, ठीक है, कि हमें महाराजा के नाम से जो है बुलाना, मतलब मुझे हम इस तरह से पुकारो महाराजा के फॉर्म में, ठीक है। वहीं आपको देखने को मिलेगा जो उनके फादर थे आए समुद्रगुप्ता के जो फादर थे चंद्रगुप्ता, जिन्होंने बेसिकली शादी की थी लिच्छावी प्रिंसेस से, जो कि वाजी जो गण स्टेट है उनसे बिलोंग करती थी। उनका वाइफ का नाम था जो कुमार देवी था। तो यानी चंद्रगुप्ता वन और कुमार देवी के बेटे कौन थे आपके, समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी चंद्रगुप्ता की। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा धीराज का, ठीक है, महाराजा धीराज का टाइटल दिया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्ता टू आए थे, इन्होंने जो है अपने आप को जो टाइटल दिया था वो है विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। तो इतने बड़े बड़े टाइटल्स देने का जो कह सकते हैं प्रथा जो थी वो आपको गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा किस तरह से चंद्रगुप्ता टू ने जो है काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे। यानी सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स हमने कुषाण के टाइम पे देखने को मिला था, कनिष्का के टाइम पे किस तरह से गोल्ड कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे, बिकॉज उनके पास इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज का हम कह सकते हैं, उनके पास इतना अच्छा रेवेन्यू था कि वो अफोर्ड कर पा रहे थे कि हमें गोल्ड कॉइन्स को इशू करना। सिमिलरली हमें देखने को मिलेगा जो आपके समुद्रगुप्ता थे उन्होंने अपने टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर बना दिया था, तो अच्छा खासा रेवेन्यू उस टाइम पे था। दैट्स वाई उनके बाद जो उनके बेटे आते चंद्रगुप्त टू, वो इतने कैपेबल थे कि वो गोल्ड कॉइन्स इशू कर पाएँ। और ये गोल्ड कॉइन्स इशू करने का मेन चीज़ ये भी था कि आप अपने पावर को शो कर रहे हो कि आप कितने बड़े पावरफुल किंग हो, ठीक है। देन आपको ये भी देखने को मिलेगा कुछ कॉइन्स ऐसे मिले हुए हैं जिस कॉइन्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो समुद्रगुप्त हैं वो कहीं ना कहीं वीणा जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो वीणा प्ले कर रहे हैं ऐसा जो डिपिक्ट होता है उस कॉइन से, तो ये शो करता है कि वो म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, समुद्रगुप्त की, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इतने ज़्यादा सर्कुलेशन में थे कि गुप्ता डायनेस्टी अगर मान लो इस पर्टिकुलर पीरियड में मतलब इतने इतने एरिया में रूल कर रही है,
बट उनके कॉइन्स आपको हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलेंगे। तो जो कॉइन्स का जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, वो ये शो करता है कि किस तरीके से वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेड हुआ करता था कि उस ट्रेड के तहत हम कह सकते हैं वो कॉइन्स आपकी अवेलेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में भी देखने को मिली। ठीक है, देन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो गुप्ता डायनेस्टी है वो डिक्लाइन में इसलिए चली गई थी बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था गुप्ता डायनेस्टी का वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी समुद्रगुप्ता के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। एंड फाइनली जो आपके जो स्कंदगुप्त आएंगे जो लेटर गुप्ता किंग होंगे वो इतने ज़्यादा वीक थे, कहीं ना कहीं वो इस रीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और यहाँ पे जो है हुन्स का इन्वेजन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस इन्वेजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अटैक होते हैं, फिर जो डायनेस्टी अपने आप में जो डिक्लाइन कर जाती है, टूट जाती है और छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट जो है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट उनका देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे थानेसर की। तो जो थानेसर वाला रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किंग हर्षवर्धन जो है रूल किया करते थे। अब जो किंग हर्षवर्धन है माना जाता है कि बहुत पावरफुल किंग थे और उनकी पावर के बारे में या फिर उनके बारे में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उनकी फैमिली क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें पता चलता है। जिस सोर्स से पता चलता है वो है आपका बुक। ठीक है, उस बुक का नाम बेसिकली है हर्षचरित्र। तो जो हर्षचरित्र जो बुक है बेसिकली लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। अब बाणभट्ट कौन है? तो बाणभट्ट बेसिकली जो है कोर्ट पोएट है हर्षवर्धन के। जो हर्षवर्धन जो कि थानेसर में रूल करता था तो उनके कोर्ट के अंदर जो पोएट बैठते थे बाणभट्ट, उन्होंने जो है बेसिकली हर्षचरित्र लिखी है। उस हर्षचरित्र के अंदर उन्होंने अपने हर्षवर्धन जो राजा हैं उनके बारे में बहुत सी बातें बताई हैं कि किस तरीके से वो पावरफुल किंग हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से जो एक्सपेंशन किया था और उनकी फैमिली किस तरीके से थी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था। मतलब वो हर एक चीज़ें जो पता होनी चाहिए एक मतलब राजा से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें उन्होंने बाणभट्ट ने इस हर्षचरित्र के अंदर मेंशन की थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्पेशल ये भी चीज़ देखने को मिलेगा कि इस बुक में बताया गया, मतलब ये जो बुक है हर्षचरित्र उसमें बताया गया बाणभट्ट के द्वारा कि जो मेन आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज थी। ठीक है, मतलब उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी थी, वेपन्स उनके पास थे, इक्विपमेंट्स लेके वो बेसिकली चला करते थे और जिस भी राज्य से मतलब जिस भी मतलब विलेज से वो होके वे जाते थे, जो भी किंगडम था उनका थानेसर वाला, तो जहाँ से भी होते जाते थे लोग उनको वेलकम करते थे और ऐसे लोग जो उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं या फिर जो उनके ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने तक की पावर थी इस पर्टिकुलर आर्मी के पास। ठीक है, यानी जो आपका ये हर्षवर्धन है उनकी जो आर्मी है उनके पास पावर थी कि वो उनको पनिश भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं ऐसे लोगों को जो उनका ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर बुक से हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके हर्षवर्धन थे जो कि थानेसर के राजा थे, उनकी जो बहन की शादी है वो बेसिकली कन्नौज के राजा के साथ होती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद एक बंगाल के जो किंग थे उन्होंने कहीं ना कहीं कन्नौज पर अटैक किया था बिकॉज कन्नौज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो भी हम जब आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि कन्नौज के लिए जो है कितने लोगों ने फाइट किया कि भाई हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो दैट्स वाई बंगाल के एक राजा ने कन्नौज पर अटैक किया था। तो उस टाइम पे जो आपके जो हर्षवर्धन थे तो क्योंकि उनकी बहन की शादी यहाँ पे हुई थी तो दैट्स वाई उनका जो ब्रदर इन लॉ था जो कन्नौज के राजा थे वो और जो हर्षवर्धन के फादर थे उन्होंने बेसिकली इस बैटल में बंगाल के जो किंग है उनके साथ बैटल फाइट की थी। और बैटल के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि हर्षवर्धन के फादर की भी डेथ हो जाती है, उनके ब्रदर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई वो उससे बदला लेने के लिए आप पे फर्दर जो है हर्षवर्धन बाद में आते हैं और इस किंग के साथ जो है फाइट करते हैं बंगाल के किंग के साथ। एंड फाइनली जो अपना किंगडम जो है अपना जो कैपिटल है वो थानेसर से मूव करके कन्नौज में इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखने को मिलेगा उनकी पावर का यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे आपकी जो है एक चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे जिनका नाम क्या था ज़ुआंगज़ैंग, जो कहीं ना कहीं बताते हैं किस तरीके से हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और मेनली उन्होंने बताया है कैसे हर्षवर्धन ने नालंदा को पैट्रोनाइज़ किया। नालंदा वही है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कुमार गुप्ता है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था नालंदा को और जो मेन पैट्रोनाइज़ का काम जो है किसने किया था हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये पता चलता है हमें कि जो आपके हर्षवर्धन थे वो काफ़ी एम्बिशियस किंग थे, बड़ी आर्मी थी उनके पास और कहीं ना कहीं वो अपने पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे।
क्योंकि आप देख सकते हो, आप नॉर्थ में तो अच्छी खासी उनकी पकड़ हो गई थी इस पर्टिकुलर एरिया में, बट अब उनका मानना था कि मैं साउथ में भी जो है जाना चाहिए, अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको देखने को मिलेगा कि जो नर्मदा रिवर है, उस रिवर को जब वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका जो चालुक्य डायनेस्टी है ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपका चालुक्य डायनेस्टी है, और चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल है एहोल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चालुक्य डायनेस्टी का एक बहुत पावरफुल किंग होता है जिसका नाम है पुलकेशिन II। वो पुलकेशिन II कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश करेगा यहाँ नर्मदा रिवर के पास, और यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फाइट होगी, और उस फाइट के दौरान आपको देखने को मिलेगा पुलकेशिन II जो है हर्षवर्धन को हरा देगा या डिफीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन की डेथ हो जाएगी उसके टाइम। उसके बाद जो भी उनका जो मतलब, क्योंकि उनका जो भी किंगडम था वो उतना ज़्यादा फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सबसे पहले थानेसर और कन्नौज के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं चालुक्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं चालुक्य की कैपिटल आपको एहोल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कि चालुक्य हो गया, और यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी हो गया, जो कि कहीं ना कहीं कावेरी रीजन के आसपास रूल किया करती थी पल्लव डायनेस्टी। तो चालुक्य और पल्लव के बीच में जो है कहीं ना कहीं टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब वो इस टेरिटरी में कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंशन करना चाहता था, वहीं पल्लवा इनकी टेरिटरी में एक्सपेंशन करना चाहता था। तो इस तरह की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं हर एक किंगडम के उसमें चलती है। तो सिमिलरली चालुक्य और पल्लवा के बीच में भी इस तरह की टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपको मेन चीज़ ये है कि चालुक्य में जो फेमस किंग है आपका पुलकेशिन II, उनके बारे में जो है हमें बेसिकली पता चलता है। एक कह सकते हैं प्रशस्ति है जो कि कहाँ मिली है, अगेन एहोल में मिली है। क्यों? बिकॉज चालुक्य का जो मेन कैपिटल था वो एहोल था, और इसी एहोल के अंदर आपको एक प्रशस्ति देखने को मिलेगी जो कि किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन थे? पुलकेशिन II के जो है कोर्ट पोएट थे। अगेन रवि कीर्ति ने मेनली क्या बताया है, जो पुलकेशिन II उनकी फैमिली के बारे में बताया, किस तरह से उनकी फैमिली थी, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर प्रशस्ति से जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें बताया गया इस प्रशस्ति में कि किस तरीके से जो है पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के बीच में जो है इस नर्मदा रीजन में फ़ाइट होती है, और यहाँ पे जो है जो हर्षवर्धन है किस तरह से हार जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये जो रवि कीर्ति की जो ये प्रशस्ति है उससे हमें जानने को मिलता है। साथ ही साथ इस प्रशस्ति में ये भी लिखा हुआ है कि जो आपके पुलकेशिन II है वो कहीं ना कहीं जो है कोस्टल रीजन, चाहे हम बात करें वेस्ट का, ठीक है, या फिर ईस्ट का, तो ईस्ट और वेस्ट जो भी कोस्टल रीजन्स थे उनको कैप्चर करना चाहते थे, उनको अपने मतलब पावर, अपने एम्पायर के अंदर, एम्पायर तो नहीं था बेसिकली, अपने किंगडम के अंदर जो है लाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कितने सारे जो मतलब एक्सपीडिशंस किए थे, मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है बेसिकली अटैक किया था किसको, कांचीपुरम को, ठीक है, जहाँ पे हम देखने को मिलेगा पल्लवा डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि पल्लवा के जो किंग थे यहाँ पे कहीं ना कहीं कांचीपुरम में छुपे हुए थे एक वॉल के पीछे, और वहीं पे चालुक्य के जो किंग है पुलकेशिन II वो वहाँ पे आके अटैक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी राइवलरी के बारे में भी इस पर्टिकुलर जो प्रशस्ति है जो कि एहोल में मिली है, रवि कीर्ति ने लिखी है, उनसे हमें पता चलता है, ठीक है। देन आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर द पुलकेशिन II की जब डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट जो आते हैं वो है राजपूत डायनेस्टी आती है, ठीक है। अराउंड द 9th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि राजपूत डायनेस्टी का यहाँ पे बेसिकली ओरिजिन होता है। एंड यानी ओवर द पीरियड हम बात करें इस कर्नाटका वाले रीजन की, तो सबसे पहले हमने देखा सतवाहनास का रूल हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद हमने चालुक्य का देखा, एंड चालुक्य के बाद फिर हम राष्ट्रकूटास का देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लेटर ऑन इस पर्टिकुलर मतलब आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटास किस तरह से यहाँ पे रूल करते हैं, उनकी किस तरह से पावर यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हम बात करें पल्लवा डायनेस्टी के बारे में कि अगेन जब पल्लवा डायनेस्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी तो उनका डिक्लाइन होने लग जाएगा, उसके बाद जो पावर में आएगी वो चोला डायनेस्टी पावर में आएगी, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जो पल्लवा के जो राजा थे उन्होंने बेसिकली एक तरह का लोकल विलेज असेंबली को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी जो विलेजेस में जो असेंबलीज होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलराइज किया था, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ लैंड वगैरह जो है ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, ठीक है। एंड और यही जो असेंबली कहीं ना कहीं डिसाइड करने के पास पावर थी, मतलब इस असेंबली के पास काफ़ी सारे डिसीजन लेने की पावर थी, भले ही कि किस तरीके से विलेज में गवर्नेंस कैसे चलेगा ये डिसीजन लिया करती थी असेंबली। इरिगेशन का पैटर्न क्या होगा, कहाँ कहाँ पे इरिगेशन से प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने हैं, कैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और इन्हांस करना है, रोड किस तरीके से बनानी है वो, या फिर लोकल टेम्पल्स जो फॉर्म करने हैं वो कहाँ कहाँ पे टेम्पल्स फॉर्म करने हैं। तो ये सारे डिसीजन जो कि एक राजा को लेने चाहिए वो कहीं ना कहीं लोकल विलेज असेंबली जो है डिसीजन लिया करते थे, ठीक है।
देन हम बात करते हैं कि किस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी उसका डिक्लाइन किस तरीके से होता है, मतलब उसका पीछे का मेन रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले देखने को मिलेगा कि जो मेनली जो स्ट्रॉन्ग किंग हुआ करते थे वो किस तरीके से अपना टैक्स वगैरह खुद कलेक्ट करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न किया करते थे अच्छे से, वो आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज करते थे, आर्मी को सैलरीज वगैरह प्रोवाइड करते थे। बट लेटर ऑन देखने को मिलेगा जब किंग की पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, यानी वीक हो जाएंगे हमारे किंग, और वीक होने का मेन रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आपके जो मिनिस्टर्स हैं आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो आपके पास नहीं आ रहा है, टैक्सेस अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो किंगडम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा। तो ये देखने को मिलेगा कि लेटर ऑन जो किंग है कहीं ना कहीं वो उनको सपोर्ट कौन करेंगे, पावरफुल जो मैन वगैरह हैं वो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेगा फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे यहाँ पे किंग की इन द फॉर्म ऑफ आर्मी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, इकॉनमी को चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये अपना योगदान देंगे, सोसाइटी को किस तरह से गवर्न करना है वो भी कहीं ना कहीं फ्यूडल लॉर्ड्स के थ्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी लेटर ऑन जो आपके जितने भी राजाज होंगे वो इतने ज़्यादा वीक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो इन पावरफुल मैन के जो है कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ये जो जिस तरीके से कहेंगे वेस्टर्स एडमिशन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जब गुप्ता एज के टाइम पे जब किंगडम्स जो है, जो मेनली जो आपके किंगडम्स हैं वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा किस तरह से जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो ऑफिशियल जो है अपनी हेरिडिटरी पोस्ट में होंगे। ठीक है, यानी वो जो आपने ऑफिशियल्स को रख रखा है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उनकी पोस्ट को जो है गुप्ता डायनेस्टी में हेरिडिटरी पोस्ट कर दिया है। यानी अगर हम कंपेयर करें गुप्ता डायनेस्टी को विद द मौर्यन डायनेस्टी, तो मौर्यन डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्ता के अंदर जो आपके चाणक्य थे उन्होंने किस तरीके से जो ऑफिशियल्स थे उनको मेरिट के बेसिस पे वो चुनते थे। ठीक है, यानी जो काबिलियत है वो बेसिकली आके गवर्न करेगा, और साथ ही साथ उन्होंने स्पाई भी रख रखे थे जो उनके कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स के ऊपर निगरानी करते थे कि कहीं ना कहीं ये गलत डायरेक्शन में काम तो नहीं करे, राजा को कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश तो नहीं करे। तो ये सब चीज़ें हमें मॉडर्न डायनेस्टी में देखने को मिलती थी। बट वहीं उसके अगेंस्ट अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो उसके ऑफिशियल्स की पोजीशन को हेरिडिटरी कर दिया है, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्सन जो है मल्टीपल पोजीशन को गवर्न कर रहा है, मतलब एक पर्सन के पास मल्टीपल पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हरिसेना की, तो हरिसेना जैसे कि हम जानते हैं कोर्ट पोइट था। ठीक है, समुद्रगुप्ता के टाइम पे, तो उनके पास जो एक तो कोर्ट पोइट है ही, बट इसके अलावा उनको देखने को मिलेगा उनके पास जो है कहीं ना कहीं बाकी कुछ काम भी दे रखे थे। फॉर एग्जांपल उनको चीफ जुडिशियल ऑफिसर बना के रख रखा था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो उस पर्टिकुलर गुप्ता डायनेस्टी में। साथ ही साथ उन्हें मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस का भी जो इंचार्ज बना के रख रखा था। यानी एक पर्सन के पास आपने इतने सारी पोस्ट दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि उस समय जो लेटर ऑन जो भी किंग्स थे उनके पास जो पावर है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। फ्यूडल लॉर्ड्स कहीं ना कहीं जो है स्ट्रांग होते हुए जा रहे थे, और जब जब ऐसा होगा कि फ्यूडल लॉर्ड्स स्ट्रांग हो रहे हैं और आपके किंग की पावर कम हो रही है, तो जब इस तरीके से डिक्लाइन होने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी का, तो उस टाइम पे जो आपके मेनली जो फ्यूडल पावर जो लॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं फिर पावर में आने की कोशिश करेंगे। वो खुद को जो है एज अ किंग अपने आप को फिर घोषित कर देंगे, बिकॉज मेन पावर, क्योंकि देखो मेन आपका जो हेड है वही अगर आपका वीक होगा तो आपके अंडर जो भी मिनिस्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं वो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे, और जैसे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया तो वैसे आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद छोटे छोटे आपको किंगडम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको अभी हमने स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिक्लाइन के बारे में भी देख लिया, बाकी हम डिटेल में चैप्टर के अंदर देखेंगे। मेन अब जो छोटा सा एक पॉइंट रह गया वो ये है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि उनके बारे में बेसिकली हमें कहाँ से पता चला है। कालिदास जो है उनकी जो काफ़ी जो बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी है उनके थ्रू हमें पता चलता है किस तरह से जो ऑर्डिनरी पीपल है वहाँ पे कैसे रहा करते थे। ठीक है, अब कालिदास जो है कहीं ना कहीं हमने देखने को मिलेगा कि वो प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। मेनली ये जो है आपको देखने को मिलेंगे चंद्रगुप्त टू, यानी जो हमने गुप्ता डायनेस्टी देखी थी जहाँ पे सबसे पहले आपका श्रीगुप्त थे, देन आपके घटोत्कच थे, देन आपके चंद्रगुप्त वन थे, देन आपका समुद्रगुप्त थे, देन उनके बाद चंद्रगुप्त टू आए थे, उसके बाद आपको कुमार गुप्ता देखने को मिलेंगे, और लास्ट में आपको स्कंदगुप्त देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्ता टू थे इनके कोर्ट में यानी कह सकते हैं नवरत्न हुआ करते थे, यानी 9 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। उन नवरत्न में आपको देखने को मिलेगा कालिदास भी थे। कालिदास के अलावा हमें देखने को मिलेगा आर्यभट्ट भी थे, और आर्यभट्ट ने किस तरीके से साइंस में डिस्कवरी थी, ज़ीरो का आविष्कार किया, और किस तरह से उन्होंने जो है बाकी डेसिमल के बारे में बताया, तो वो भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो आपके
कालिदास हों, तो ये सब आपको चंद्रगुप्ता टू के जो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्ता टू है उनके कोर्ट में जो है देखने को मिलेंगे। और इनकी जो डिस्कवरीज है, उन्होंने जिस तरीके से जो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताया, वो भी कहीं ना कहीं हमें जानने को मिलता है कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। तो बाकी ये जो छोटा छोटा जो भी जिस्ट था मैंने आपको बता दिया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है वी नो अबाउट द समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर, जो कि आपको कहाँ पे इलाहाबाद में है। इट वॉज कम्पोज एज अ काव्य बाय हरिसेना के द्वारा जो है लिखा गया है, जो कि पोइट थे, एक मिनिस्टर भी थे, कहाँ पे समुद्रगुप्ता की कोर्ट में। दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल काइंड है नोन एज अ प्रशस्ति, यानी इस इंस्क्रिप्शन को बेसिकली प्रशस्ति बोला जाता है। संस्कृत में इसका मतलब होता है प्रेज, क्योंकि प्रशस्ति का मतलब ये है कि जहाँ पे आप तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है, किसकी तारीफ़ कर रहे हो, किसी भी पर्सन की, जो भी लिख रहा है वो सामने वाले पर्सन की बेसिकली तारीफ़ ही कर रहा है, ठीक है। अगर हरिसेना लिख रहा है, प्रशस्ति लिख रहा है, यानी वो किसी पर्सन की जो है तारीफ़ कर रहा हो। किस पर्सन के बारे में उसने लिखा है, समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है, तो यानी समुद्रगुप्ता की तारीफ़ कर रहा है। तारीफ़ में क्या कर रहा है कि भाई वो कितना इंपॉर्टेंट जो है किंग था, कितने सारी बैटल्स जीता है। तो ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर राजा के कोर्ट में हो, तो आप जैसा राजा आपको इंडिकेट करेगा वैसे वैसे आप लिखते चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, अगर बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करो, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट किंग्स हुआ करते थे वो चाहते थे कि लोग उनके बारे में और ज़्यादा जानें। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो इस तरीके से जो भी पिलर्स वगैरह हैं या फिर जो भी रॉक वगैरह है, वहाँ पे इस तरह से प्रशस्ति वगैरह अगर उनके बारे में लिखी जा रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में समझेंगे। आने वाली जो डायनेस्टीज़ होंगी, ठीक है, वो उनके बारे में जान पाएंगे कितने बड़े वॉरियर थे ये। तो इस तरह से हर एक राजा के अंडर जो आपको इस तरह से कोर्ट पोइट दिखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं अपने राजा के बारे में बताते थे। और इन्हीं के थ्रू हमें जो है कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि किस तरह से कौन कौन सी डायनेस्टी जो है इस पर्टिकुलर एंशिएंट पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। और इन डायनेस्टी का मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारी हिस्ट्री में क्या है, वो कहीं ना कहीं हमें इन प्रशस्ति के थ्रू जानने को मिलेगा। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाइल प्रशस्ति वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स हु रीड इन चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा ही था कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की हमने प्रशस्ति देखी थी, जो कि उनकी मदर बेसिकली बाला श्री सतकर्णी ने लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए समुद्रगुप्ता प्रशस्ति के बारे में कि लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल्स अस, है कि वो हमें क्या चीज़ें बताती हैं। द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोरी टर्म्स, यानी जो हमारा पोट है यानी हरिसेना है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेज करने की कोशिश की, यानी तारीफ़ें की हैं राजा की एक ग्लोरियस टर्म में, यानी एक वॉरियर के रूप में उनको बताया है। किंग, ऐसा किंग जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैटल्स को, मतलब जिस भी बैटल को जाएगा वो जीत के ही आएगा, मतलब इस तरह से किंग को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है इस प्रशस्ति में। एंड ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड, यानी गॉड के इक्वल कहीं ना कहीं आपने रख दिया। तो बहुत बड़ी बात है कि एक कोर्ट का जो आपका कह सकते एक पोइट है, वो कहीं ना कहीं ये इस तरह से लिख रहा है कि हमारे जो भगवान हैं और हमारे जो राजा हैं वो कहीं ना कहीं इक्वली हैं। द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस में जो है कम्पोज की गई है। एंड हियर इट्स अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस का आपको, मतलब एक छोटा सेंटेंस आपको यहाँ पे दर्शाया गया है एनसीईआरटी बुक में। लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्ता वॉरियर, अब किस तरह से उन्हें वॉरियर बता रहे हैं वो हम देखते हैं। बताया गया है कि वूज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, कि जो समुद्रगुप्ता की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। क्यों चार्मिंग है? बिकॉज इट इज़ बीइंग कवर्ड विद plenteous beauty of the mark of hundreds of scars caused by the battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts and swords है, iron clubs हैं, जेवलिन्स है, बार्बेड एरोज़ हैं, लॉन्ग एरोज़ हैं, मैनी अदर वेपन्स हैं। मतलब इतना तो उन्होंने मतलब बता दिया कि इन चीज़ों की वजह से जो राजा को जो ज़ख्म लगे हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स उसकी बॉडी में जो आए हैं, तो भले ही वो ज़ख्म हैं बट हम उसको किस तरह से डिनोट कर रहे हैं कि वो जो ज़ख्म है कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी को दर्शा रहे हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो ज़ख्म आए हैं वो कहीं ना कहीं उनको ग्लोरियस बना रहे हैं, उनको और ज़्यादा चार्मिंग बना रहे हैं। तो इस तरह से उनकी तारीफ़ें की गई हैं कि उन्होंने इतनी सारी बैटल्स लड़ी हैं, इतने ज़्यादा ज़ख्म अपने शरीर में जो है उनको बहुत सारी जो अलग अलग वेपन्स हैं उनके ज़ख्म उनके शरीर पे लगे हैं, जो उनकी बॉडी को और ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल बना रहे, चार्मिंग बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटे छोटे पैराग्राफ जो है उस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, यू विल फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड स्पॉट अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट एंड यू विल फाइंड, एंड बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है इस पर्टिकुलर मैप की, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले कि दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम इस मैप में जो लिखा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
कि जो हरि सेना था उसने डिस्क्राइब किया 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स दैट टेल अस अबाउट द समुद्रगुप्ता पॉलिसीज। यानी जो 4 डिफरेंट टाइप के रूलर्स जो थे डिफरेंट एरिया में जो रूल कर रहे थे, वो उन्होंने किस तरीके से समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज़ को एक्नॉलेज किया, समुद्रगुप्ता ने उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ के थ्रू उनको गवर्न किया, उसके बारे में हमें इस प्रशस्ति से ही पता चलता है। तो हमने देख लिया था आर्यवर्त का रीज़न, जो कि ग्रीन कलर में डिनोट होता है। 9 रूलर्स थे जो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको अप्रूव कर दिया गया था, उनके किंगडम को पार्ट बना दिया समुद्रगुप्ता के एम्पायर में, ठीक है। एंड जो रूलर थे दक्षिणी पथ उनको 12 रूलर्स थे। उनका जो कैपिटल है वो रेड डॉट से जो है आपको मार्क दिखेगी यहाँ पे, जो भी रेड कलर के डॉट है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्ता को आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन अलाउड देम टू रूल अगेन। यानी फिर बाद में समुद्रगुप्ता ने उनको अलाउ कर दिया कि आप फिर से यहाँ पे रूल कर सकते हो। इनर सर्कल हम देखने को मिलेगा, आसाम है, कोस्टल बंगाल है, नेपाल है, नंबर ऑफ गन संघास हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। ये कहीं ना कहीं जो है ट्रिब्यूट दिया करते थे, फॉलो करते थे राजा का ऑर्डर एंड अटेंड करते थे उनके कोर्ट को। देन जो रूलर्स थे आउटलाइनिंग एरियाज में, वहाँ पे देखने को मिलेगा डिसेंडेंट्स थे, कुशांस के शाकास थे एंड द रूलर्स ऑफ जो श्रीलंका थे वो सबमिटेड टू हिम, उन्होंने खुद को सबमिट कर दिया था टुवर्ड्स राजा एंड दे ऑफर करते थे डॉटर्स इन मैरिज, ठीक है। मतलब वही है कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे थे। फाइंड प्रयागा द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, जैसे आज भी हम देखते हैं प्रयागराज बोला जाता है, तो उस तरह से पहले इसका नाम प्रयागा था। एंड उज्जैन एंड पाटलिपुत्र ये इंपॉर्टेंट बेसिकली सेंटर्स थे गुप्ता रूलर्स के टाइम पे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे बात की जा रही है विक्रम संवत की। इन द एरा बिगनिंग इन द 558 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग्स एसोसिएटेड है। और विक्रम संवत कौन थे? आपके चंद्रगुप्ता 2 थे, बिकॉज उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, आई होप आपको याद होगा। एंड ही वॉज फाउंडेड इट मार्क एज अ विक्ट्री ऑफ ओवर द शाकाज एंड अज्यूम टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो यानी कि जो आपके चंद्रगुप्ता 2 थे उन्होंने कहीं ना कहीं शाकास के ऊपर जो विक्ट्री हासिल की थी, दैट्स वाई उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, ठीक है। और जो एरा है अराउंड 58 BC का, जो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इसी चंद्रगुप्ता 2 से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जीनोलॉजीज़ की, कि मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर, यानी जो आपके समुद्र है उनके एंसेस्टर कौन थे, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रशस्ति से हमें पता चलती है। दिस वन मेंशन द समुद्रगुप्ता, एंड समुद्रगुप्ता का तो मेंशन आपको डायरेक्टली पता चल ही रहा है प्रशस्ति थी, बट इस उनके जो एंसेस्टर्स थे वो भी पता चल रहा है। यानी उनके जो ग्रैंड फादर थे श्री गुप्ता, ग्रैंड फादर थे घटोत्कच, एंड जो फादर थे चंद्रगुप्ता, उनके बारे में पता चलता है। हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द छावी घराना से बिलोंग करती थी। एंड वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त जो थे वॉज द फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के टू अडॉप्ट अ ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज का जो टाइटल था वो किसने अडॉप्ट किया था? चंद्रगुप्ता 1 ने, ठीक है। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता वाज ऑल्सो यूज, यानी जो महाराजा अधिराज का जो टाइटल है वो समुद्रगुप्ता ने भी यूज़ किया था, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके जो पहले श्री गुप्ता हैं और आपके ये जो घटोत्कच है, इनके पास जो टाइटल था वो महाराजा का टाइटल था। देन उसके बाद चंद्रगुप्ता आते हैं और समुद्रगुप्ता आते हैं, इनके पास जो टाइटल आता है वो आता है महाराजा अधिराज का, ठीक है। एंड इसके बाद समुद्रगुप्ता के बाद जो आएगा आपका चंद्रगुप्ता 2, ये अपने आप को टाइटल देगा विक्रमादित्य का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है कि श्री गुप्ता घटोत्कच अपने आप को महाराजा का टाइटल देते हैं, चंद्रगुप्त और जो समुद्रगुप्त है वो अपने महाराजा अधिराज का टाइटल देते हैं, एंड जो आपका चंद्रगुप्त आता है वो तो विक्रमादित्य का टाइटल देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। देन यहाँ पे बात की जा रही है हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड फादर अपने आप को सिंपली महाराजास बोलते। इट सीम्स एज अ फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इंपॉर्टेंस, यानी किस तरह से जो फैमिली के जो डिफरेंट किंग्स आ रहे हैं वो अपने आप को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए चल रहे हैं। पहले अपने आप को राजा बोलेंगे, फिर महाराजा अधिराजा बोलेंगे, एंड देन बाद में वाले जो आएंगे विक्रमादित्य बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर कहीं ना कहीं यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं टाइटल्स के थ्रू, ठीक है। Samantgupta in turn figure in the genealogy list of the ancestor of later rulers of dynasty such as his son Samantgupta II. We know about him from inscription and coin, यानी कहीं ना कहीं जो समुद्रगुप्ता के बाद वाले जो भी उनके रूलर्स आएंगे, यानी उनके जो बेटे हैं चंद्रगुप्ता 2, उन सब के बारे में हमें पता चलता है कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल से जो है बेसिकली देखने को मिलेगा। अबाउट सम ऑफ देम यू हैव रीड इन दिस चैप्टर, आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली।
नेक्स्ट है हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता। वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड द कॉइन्स, जैसे हमें गुप्ता के रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चलता है, वही हमें जो हर्षवर्धना है जिन्होंने करीबन 1400 ईयर्स अगो पहले रूल किया है, और वो भी एक सच रूलर थे। और उनके कोर्ट में जो है बाणभट्ट थे, उन्होंने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है हर्षचरिता, जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है। दिस गिव अस द जिनोलॉजी ऑफ हर्षा। हर्षा की जिनोलॉजी है, इनकी जो फैमिली है उसके बारे में हमें इस पर्टिकुलर हर्षचरिता से पता चलता है। एंड विद हिज बिकमिंग किंग, किस तरीके से वो मतलब किंग बनता है, किस तरह से उनका जो राज्य है बेसिकली ख़त्म होता है, वो सब चीज़ें हमें इस हर्षचरिता से जानने को मिलेगा। देन ज़्वांग ज़ैंग जो थे अबाउट अराउंड इसी पीरियड में आए थे, एंड दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्ट में उन्होंने बिताया था, ठीक है। एंड दे लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट व्हाट ही सॉ, यानी जो भी चीज़ें उन्होंने देखा कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्होंने लिख के छोड़ गए थे, जिसके थ्रू हमें पता चलता है। हर्षा वॉज नॉट द एल्डर सन ऑफ हिज फादर, नहीं था, बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड द एल्डर ब्रदर डाई हो गए थे। जैसे हमने देखा था किस तरह से जो बंगाल का जो रूलर है कहीं ना कहीं उसने किल कर दिया था उसके ब्रदर इन लॉ को, जो कि कन्नौज का रूलर था। हर्षा टुक ओवर द किंगडम, उसने फिर कन्नौज का जो किंगडम था वो संभाला। एंड दे लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और बंगाल के जो भी आर्मी थी उसके अगेंस्ट उसने फाइट की। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, यानी ईस्ट में जो बंगाल है वहाँ पे वो सक्सेसफुल हुआ, एंड उसने कॉन्कर्ड किया मगध को भी, एंड प्रोबेबली बंगाल को भी उसने कॉन्कर्ड कर लिया था। बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर, मतलब इसके अलावा वो सक्सेसफुल कहीं नहीं हुआ, यानी ईस्ट में वो सक्सेसफुल हुआ, मगध को उसने कैप्चर कर लिया, बंगाल में सक्सेसफुल हो गया, बट उसके बाद जब वो नर्मदा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, डेक्कन में कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, अपनी पावर को डेक्कन में लेके जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको स्टॉप किया गया चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा, जो कि उसमें जो इंपॉर्टेंट किंग थे पुलकेशिन II के द्वारा। नेक्स्ट है आपको बताया जा रहा है पल्ल्यास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया में ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी आपका गुप्ता के कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिलेंगे, पोस्ट गुप्ता की बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दे वर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द किंगडम ऑफ द पल्लवा स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांचीपुरम में आपको देखने को मिलेगा कि कांचीपुरम के आसपास उन्होंने अपना किंगडम को स्टैब्लिश किया था, जो कि कहाँ पे कावेरी डेल्टा के ऊपर है। वाइल दैट ऑफ चालुक्यास वॉज सेंटर्ड थे अराउंड द रायचूर द्वाब के पास आपको देखने को मिलेंगे, बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स के आसपास उनका किंगडम था चालुक्यास का। एहोल जो थी बेसिकली कैपिटल थी चालुक्यास से, वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सेंटर से ट्रेड किया करते थे चालुक्यास, एंड इट इज़ डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर के ऊपर भी उनको डेवलप किया गया था। विद नंबर ऑफ टेम्पल्स आपको यहाँ पे एहोल में देखने को मिलेंगे। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, एंड एक दूसरे को रेड किया करते थे, वहाँ से लूट के चालुक्यास पल्लवास के जहाँ रेड मार रहे थे वहाँ से लूट के कुछ सामान लेके आ रहे हैं, सिमिलरली पल्लवास चालुक्यास के ऊपर रेड कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान लेके आ रहे, तो ये सब चीज़ें टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट उनकी चलती रहती थी। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ को अटैक करना विच वर प्रॉस्परस टाउन थे, मतलब ऑब्वियसली कैपिटल सिटीज़ अगर मान लो कोई किंगडम है तो वो कोई राजा हमेशा चाहेगा कि उनकी जो कैपिटल सिटी है उसको और ज़्यादा जो है अच्छे से मतलब ग्रो करे, अच्छे से मतलब उसको रखे, तो इतने जो प्रॉस्परस टाउन होते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाले को पता होता था कि यार इसके किंगडम को अटैक करना है तो मेनली इसकी कैपिटल को अटैक करो, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ट्रेजरी वगैरह मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सामान जो भी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगे हमें, तो दैट्स वाई ज़्यादा जो अटैक हुए वो कैपिटल सिटीज़ में अटैक होते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस टाउन होते थे उस टाइम पे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर जो थे आपको पुलकेशिन II देखने को मिलेगा, एंड उनके बारे में हमें उनकी प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि उनके कोर्ट पोइट रवि कीर्ति ने लिखी थी। एंड दिस टेल अस अबाउट इज एंसेस्टर्स, यानी पुलकेशिन II के एंसेस्टर्स कौन थे, कहीं ना कहीं रवि कीर्ति की जो प्रशस्ति है उनसे हमें पता चलता है। एंड हु वर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, कहीं ना कहीं हमसे ट्रेस कर सकते हैं। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, यानी उनके अंकल से कहीं ना कहीं पुलकेशिन II को जो किंगडम मिला था, कौन सा किंगडम, बेसिकली चालुक्य का, ठीक है, चालुक्य किंगडम जो है उन्हें अपने अंकल से मिला। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपीडिशन अलॉन्ग द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, यानी ही मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से पुलकेशिन II एक्सपीडिशंस उन्होंने अपने किए थे वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में। बिसाइड ही चेकड द एडवांस ऑफ हर्षा, ठीक है, उन्होंने जिस तरह से जो हर्षा का एडवांसमेंट हो रहा था उनको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, की जो हर्षा का मतलब होता है वो बहुत खुशी होती है कि आप हर्ष उल्लास है, मतलब आपका
आप कितना हर्ष उल्लास के साथ रह रहे हो, मतलब हर्ष इतना से हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। द पोइट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट, यानी जो आप देखो आप किस तरीके से जो पुलकेशिन टू का जो कोर्ट पोइट है रवि कीर्ति, और क्योंकि वो पुलकेशिन टू का कोर्ट पोइट है तो कहीं ना कहीं अपने राजा के बारे में अच्छे अच्छे से बात करेगा। तो वो जब बताता है इसके बारे में किस तरह से हर्ष और पुलकेशिन टू का बीच में फाइट होती है, और उस समय जो हर्ष है जो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को डिनोट करता है, जब वो पुलकेशिन टू से हारा तो कहीं ना कहीं जो उसका हर्ष था यानी हैप्पीनेस जो था कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई उसने पुलकेशिन टू को कर दिया कि उसने एक हर्ष जैसे किंग को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से लोडेड था, उसको कहीं ना कहीं हरा के उसकी जो भी हैप्पीनेस थी वो ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ें हमें जो पोइट है उनकी पोइट्री से पता चलेगा। ठीक है, कि आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, कि वो हर्षा जो थे वो वाले हर्षा नहीं रहे। ठीक है, पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग, उसने उसको भी अटैक किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम में उसने शेल्टर ले रखी थी। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, मैंने चालुक्य जो थे उनकी जो विक्ट्रीज थी, जो ग्लोरियस विक्ट्रीज थी वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा टाइम तक बेसिकली चल नहीं पाई। एंड अल्टीमेटली देखने को मिलेगा बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास जो थे ये वे द टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटास एंड चोल डायनेस्टीज, यानी चालुक्य को प्रॉपल करके आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूटास आए और पल्लवा को डिफीट करते हुए उनके डिक्लाइन के बाद चोला डायनेस्टीज आपको उस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हु वर दीज किंगडम्स, एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से चलता था। तो हमें बताया जा रहा है कि एज एन केस ऑफ अर्लियर किंग द लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट था इन रूलर्स के लिए, एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहती थी। पर देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली। किंग अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ द मैन हु वर पावरफुल, यानी जो पावरफुल मैन है उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट उन्होंने लिया। आइदर इकोनॉमिकली सपोर्ट लेते थे या फिर सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से, यानी जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इतने ज़्यादा पावरफुल इसलिए हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं जो आपका राजा है जो वीक हो रहा है वो ऐसे पर्सन के साथ जो है हाथ मिलाने की कोशिश करेगा जो इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, सोशली भी पावरफुल हो और आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छा हो। दैट्स वाई उन्होंने जो फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं उन पर वो डिपेंडेंट हो गए। तो वहीं यहाँ पे बात की जा रही है कि सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जो थी वो गुप्ता के टाइम पे हेरिडिटी कर दी थी। दिस मीन्स दैट द सन सक्सीडेड द फादर टू दिस पोस्ट, यानी उस पोस्ट में अभी फादर काम कर रहा था, फादर के बाद उसका बेटा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल द जो पोइट था हरिसेना वॉज अ महादंत नायका, यानी चीफ जुडिशल ऑफिसर। तो ये भी आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है कि जो चीफ जुडिशल ऑफिसर है गुप्ता टाइम पे उसको बेसिकली महादंत न्यायिका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लाइक हिज फादर, मतलब जो हरिसेना के जो फादर थे उन्हीं की तरह जो हरिसेना को भी ये पोस्ट मिल गई थी। सम टाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस को रखते थे। फॉर इंस्टांस बीइंग बिसाइड्स बीइंग अ महादंत नायिका हरिसेना वॉज ऑल्सो कुमार अमात्य भी थे। कुमार अमात्य का मतलब होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे। एंड अ संधि विग्रहिका, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में था। दीज इंक्लूडेड द नगरा श्रेस्थी और द चीफ बैंकर और द मर्चेंट ऑफ द सिटी। द सतवाहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज एंड द प्राथमा कुलिका, जिसका नाम जो बेसिकली कौन थे, चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायाकस्थास, यानी स्क्राइब्स, यानी जो लिखा करते थे इंस्क्रिप्शंस में स्क्राइब किया करते थे उनको हम क्या कहते हैं, कायस्था। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा गुप्ता टाइम के बारे में। दिस पॉलिसी वर प्रोबेबली इफेक्टिव थी बट सूनर लेटर, मतलब ये जो पॉलिसीज जो राजा ने अपनाई थी कि किस तरह से पावरफुल मैन के पे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, वो सब आपको करके देगा। वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा है लोकल में, आप देख रहे हो लोकल लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो भी इकोनॉमी को भी हैंडल कर रहा है, मिलिट्री भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पॉलिसीज नो डाउट इफेक्टिव थी बट लेटर ऑन देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं ले डूबती है राजा को। क्यों? बिकॉज राजा की पावर धीरे धीरे जा रही है और ये लोग पावरफुल हो जाएंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे एंड देन इंडिपेंडेंट किंगडम्स फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है न्यू काइंड ऑफ आर्मी। लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन करते थे वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, जिसमें आपको बहुत सारे एलिफेंट देखने को मिलेंगे, चैरियट्स हैं, कैवलरी हैं, कुछ फुट सोल्जर्स हैं। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते थे हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर दे नीडेड। ठीक है, कुछ मिलिट्री लीडर्स के पास अपनी खुद की आर्मी होती थी और जब भी उन्हें लगता था राजा को ऐसी कोई आर्मी की ज़रूरत है तो उनको प्रोवाइड करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, तो ऐसे मिलिट्री लीडर को आपको देखने को मिलेगा उनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। ऑब्वियसली रेगुलर क्यों मिलेगी, बिकॉज जब जब राजा को कुछ
मिलिट्री एक्सपीडिशन करना है तभी उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो राजा क्या करता था, रेगुलर सैलरी ना देकर उनको इंस्टेड ऑफ दैट दे रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ लैंड, यानी ग्रांट ऑफ लैंड मिल जाता था, उनको लैंड का एक टुकड़ा मिल जाता था। और जैसे ही उस मिलिट्री लीडर को एक लैंड का टुकड़ा मिल गया है तो उसका क्या काम होगा कि उस लैंड में से जो है रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना है, ठीक है, एंड यूज़ दिस टू मेंटेन सोल्जर। और उस लैंड, देखो एक लैंड का टुकड़ा, राजा ने क्या किया, एक लैंड का टुकड़ा आपको दे दिया। उस लैंड से सबसे पहले तो आप टैक्सेस वगैरह लेके आप रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, देन उस रेवेन्यू से कहीं ना कहीं अपने जो सोल्जर्स, यानी जो मिलिट्री लीडर है उसने जो अपनी एक आर्मी बना के रखी है, उन सोल्जर्स को कहीं ना कहीं आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे, उनको जो भी सैलरी वगैरह देना है, उनको खाना वगैरह देना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो वो सबका जो खर्चा है डायरेक्टली किंग सैलरी के रूप में नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किंग का काम क्या था कि आप सैलरी दें, उस सैलरी का यूज़ करेगा वो पावरफुल पर्सन या फिर जो मिलिट्री लीडर है, और वो मिलिट्री लीडर कहीं ना कहीं उस पैसे को यूज़ करता है वही अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, हॉर्सेस को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करने के लिए, अपना इक्विपमेंट वगैरह गैदर करने के लिए, ठीक है। बट क्योंकि हमारा जो किंग है वो इतना पावरफुल नहीं था, उसके पास मतलब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सैलरी के फॉर्म पे दे सकें, दैट्स वाई उसने एक लैंड का टुकड़ा दे दिया इसी पर्सन को। अब इस पर्सन का काम क्या है कि वो सैलरी जो उसको यहाँ से नहीं मिल रही है, कहीं से इस लैंड के टुकड़े से वो कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करें, कैसे भी करके टैक्स वगैरह के थ्रू कुछ भी करके, और इस पैसे को कहीं ना कहीं फर्दर यूज़ करें अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, इक्विपमेंट लेने के लिए, अपने हॉर्सेस के मेंटेनेंस के लिए, अपने सोल्जर की मेंटेनेंस के लिए वो यूज़ करेगा। तो इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला था न्यू काइंड ऑफ आर्मी का। और दीज मैन वर नोन एज ए सामंत, यानी जो मैं मैन की यहाँ बात कर रही हूँ मिलिट्री लीडर की, उनको बेसिकली सामंत बोला जाता था। एंड वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जब भी ये वीक होगा तो सामंत का काम क्या है, क्योंकि उसके पास सब कुछ तो मिल रहा है, अब एक छोटा लैंड था उसके थ्रू इतना पैसा मिल जाता था, और जैसे अब राजा वीक हो गया तो पूरा का पूरा राजा का किंगडम उसके पास आ गया है। तो कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपर्टीज़ भी है कि कैसे भाई चीज़ों को रूल कैसे करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, मिलिट्री को किस तरीके से चलाना है, तो उस सब का एक्सपीरियंस उसके पास है। और फाइनली जब किंग जब वीक हो रहा है तो उसके पास पूरा का पूरा किंगडम आ गया, तो अच्छे से अपने आप को वो इंडिपेंडेंट करेगा ही करेगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम की अगर असेंबली की बात करें, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवा की जो इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन करता है नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज आपको देखने को मिलेगी, जिनको हम सभा बोलते थे, एंड विच वॉज असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स की थी। यानी कि हम बात कर रहे थे अभी जिस चीज़ की कि किस तरह से जो साउथ के जो किंग्स थे उन्होंने एक लोकल असेंबली को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिस लोकल असेंबली को सभा भी बोला जाता था। और उस असेंबली को बेसिकली कौन चला रहा था, ब्राह्मण लैंड ओनर्स, यानी बड़े ऐसे ब्राह्मण चलाते थे जिनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था, यानी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सभा को चलाते थे। एंड दिस असेंबली फंक्शन थ्रू द सब कमिटीज़ हैं, उसके अंदर जो थी कुछ ना कुछ सब कमिटीज़ थी, उन कमिटीज़ के थ्रू जो इस असेंबली को फंक्शन किया करते थे, मतलब फंक्शंस इन द सेंस की इरिगेशन किस तरीके से करना है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस क्या क्या होने वाले, कहाँ पे रोड बनानी है, लोकल टेम्पल्स क्या होंगे। तो असेंबली देखो, असेंबली में ऑब्वियसली ब्राह्मण बैठे हैं, भले ही ब्राह्मण बैठे हैं बट वो सारे डिसीजन तो ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्हें कुछ सब कमेटीज़ बना दी थी। वो कमेटीज़ जो ये सब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करेगी और देखेगी कि आप पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेगी, फिर वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा उर भी एक तरह की विलेज असेंबलीज थी, बट उर में आपको देखने को मिलेगा दे फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट द ब्राह्मण, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे दो तरह की असेंबली मिली है। पहली असेंबली ऐसे मिली है जहाँ पे ब्राह्मण्स उस असेंबली को चला रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसी असेंबली मिली है जिसको उर बोला जाता है, जहाँ पे ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट, और नगरम वर्ड जो है बेसिकली देखने को मिलेगा किससे रिलेटेड है, मर्चेंट के ऑर्गेनाइजेशन से। यानी पहले हमने जहाँ बात की थी पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे कि श्रेणीज वगैरह फॉर्म होती थी, जो कि एक तरह से क्राफ्ट पर्सन या फिर मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता था, एसोसिएशन होता था, किस तरीके से श्रेणी पे वर्क किया करती थी, उस तरह देखने को मिलेगा कि मर्चेंट्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी, जिनको हम नगरम बोलते थे। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल बाय द रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड द मर्चेंट, यानी जो ये उर वाली जो असेंबली है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके जो रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स है, मर्चेंट्स है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, रादर देन ब्राह्मण ना करके ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, मतलब काफ़ी सेंचुरीज तक इन्होंने फंक्शन किया है इस तरीके से। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हम बात करें तो कालिदास जो है नोन फॉर हिज प्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं।
प्ले के थ्रू कहीं ना कहीं वो डिपिक्ट करते हैं लाइफ इन द किंग कोर्ट। किंग के अंदर किंग का जो दरबार है उसके अंदर कैसी लाइफ हुआ करती थी वहाँ के लोगों की, किंग की कैसी लाइफ थी, वहाँ ऑर्डिनरी पीपल्स की कैसी लाइफ थी, वो कहीं ना कहीं वो अपने प्ले के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो प्ले है उस प्ले में आपको देखने को मिलेगा, जब हम उन प्ले को पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये दर्शाया गया है कि वहाँ पे जो किंग है या फिर इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स हैं वहाँ पे संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, संस्कृत भाषा को उपयोग कर रहे हैं। वाइल वुमेन एंड द मैन जो है, जो आपको ऑर्डिनरी पीपल देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज प्राकृतिक लैंग्वेज क्या है, आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। सिमिलरली आप देख सकते हो, अगर हम आज के मॉडर्न उससे पॉलिटी से कंपेयर करें, पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर करें, तो आपको देखने को मिलेगा कैसे हमारे यहाँ इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, इंग्लिश में काम वाम हो रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट बनाई जा रही है तो इंग्लिश में भी बनाई जा रही है। ऑल्दो हिंदी भी है, बट मेजॉरिटी आप अगर देखोगे तो वर्ल्ड की बात करो या फिर इंटरनली बात करो तो इंग्लिश को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बट अगर हम वहीं बात करें लोकल की, तो लोकल में हम देख सकते हो इंडिया में कहीं पे हिंदी बोली जा रही है तो कहीं पे कोई और रीजनल लैंग्वेज बोली जा रही है। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्ले के थ्रू कि किस तरह से किंग और ब्राह्मण्स जो थे संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे, बाकी जो वुमेन एंड मैन हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ करती थी। और इनका जो मोस्ट फेमस प्ले है अभिजना शकुंतलम इज़ द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द किंग नेम दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन कॉल्ड शकुंतला। ठीक है, तो एक किंग है दुष्यंत और जो यंग मैन है शकुंतला, उनके बीच की जो है यहाँ पे इस लव स्टोरी को जो है इस पर्टिकुलर प्ले में दर्शाया गया है। वी फाइंड इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। यानी इस पर्टिकुलर प्ले में जो किस तरीके से जो पुअर फिशरमैन है उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। सबसे पहले बोला गया है कि फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। ठीक है, एक फिशरमैन को एक बहुत अच्छी रिंग मिलती है और उस रिंग को वो किंग को देता है और किंग उसको शकुंतला, जो उनकी जो बेसिकली वो मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उनको देते हैं। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेलोड बाय फिश, मतलब फिश कहीं ना कहीं उसको निगल लेती हैं। व्हेन ही वेंट टू द प्लेस विद इट द गेट मैन अक्यूज्ड हिम ऑफ theft and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy थे when he saw the ring and sent rewarded to the fisherman। मतलब ऑब्वियसली वही थी कि जो एक रिंग थी कहीं ना कहीं शकुंतला को दी गई और गलती से जो है फिश के पेट में चली गई। बट उस फिशरमैन ने वो ड्रिंक को ढूंढ के निकाला। लोगों ने भी मतलब उस पर अक्यूज़ का मतलब इल्ज़ाम लगाया कि नहीं नहीं इसने ही चोरी करी होगी रिंग, इसके पास कैसे आ गई। बट किंग जो था वो बहुत खुश था क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि किस तरीके से फिश जो है उसको स्वेलो कर गई थी। एंड फाइनली उस फिशरमैन को जो है रिवॉर्ड दिया गया। Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a ड्रिंक। ठीक है, तो मतलब मेन चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे थे, लोग उसको एक्यूज़ कर रहे थे कि भाई इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बट बाद में जब पता चला कि नहीं उसने कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के निकाला है, तो बाद में जो आपको देखने को मिलेगा जो पुलिस ऑफिसर थे, गेटमैन थे, उसके पीछे पीछे जाते हैं उसको जो भी रिवॉर्ड है। यानी क्योंकि किंग ने कहीं ना कहीं अनाउंस करके रखा था कि जो भी उस किंग को मतलब रिंग को लेके आएगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे, तो फाइनली उसके पीछे पीछे जाते हैं उसको रिवॉर्ड देने के लिए। तो ये प्ले के थ्रू दर्शाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा द चाइनीज पिलग्रिम जो है फाजियान नोटिस द लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल। उन्होंने कहीं ना कहीं फायान ने अनटचेबल्स के बारे में जो है कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की है कि कैसे वो जो है उनके साथ वहाँ पे कैसे बिहेव किया जाता था बाय दी हाई एंड माइटी लोगों के द्वारा। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। एंड जो मेन सिटी है वहाँ पे तो आपके मेन जो भी ब्राह्मण्स हैं या फिर जो रिच मर्चेंट्स लोग हैं वो आराम से रह रहे हैं। बट जो आउटकास्ट जो सिटी के बाहर वाले जो एरियाज़ है वहाँ पे आपको ये अनटचेबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी जो लेटर वैदिक सिस्टम में जो आपका जो इस तरह से वर्ण सिस्टम बन गया था बर्थ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे शूद्रास थे, वैश्यास थे, देन क्षत्रियास थे, देन ऊपर ब्राह्मण्स थे। तो ये जो शूद्रास थे कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली चले आ रहे थे। गुप्ता के टाइम पर भी हमें देखने को मिलेगा ये बेसिकली यही अनटचेबल्स थे जिनके साथ कितना बुरा व्यवहार कंटिन्यूसली चला आ रहा था। ठीक है, लेटर वैदिक से। देन यहाँ पे कालिदास मतलब ये लोग लिखते हैं फायान, ही राइट्स इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन। ठीक है, तो ये फायन यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस तरह का अनटचेबल अगर मान लो किसी तरीके से टाउन में एंटर कर जाता है या फिर मार्केट प्लेस में एंटर करता है तो ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड। तो एंटर करने से पहले उसे एक लकड़ी का मान लो बहुत बड़ा सा उसके पास कुछ डंडा टाइप का, तो उसे वो ठोक के ग्राउंड में ऐसे मारते आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि वो कहीं ना कहीं उस शोर के थ्रू बाकी लोगों को मतलब एक तरह से
कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं एंटर कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर रोड में, तो आप मेरे आसपास जो भी है वो कृपया साइड हो जाएं बिकॉज मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप को सेपरेट करने के लिए वो उस तरह से करते थे। एंड पीपल हियरिंग दिस साउंड नो दैट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। मतलब वही लोगों को जैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये ठोक रहा है, इट मीन्स ये अनटचेबल है, तो भाई इससे दूर हो जाओ, इसको टच मत करो। तो ये सब चीज़ें नोटिस की गई है फायान के द्वारा। उन्होंने कहीं ना कहीं फिर इसको अपनी जो भी बुक्स वगैरह है उसमें मैंशन किया है। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग सामनी ऑन द मून। तो बाणभट्ट देखने को मिलेगा किस तरीके से बताते हैं किंग्स आर्मी के बारे में कि द किंग ट्रैवल विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट के साथ ट्रैवल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स दीज वर थिंग ऑफ डेली यूज़, मतलब वेपन्स के अलावा आपको डेली यूज़ की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर हम बात करें मेगास्थनीस की, तो मेगास्थनीस ने जिस तरह से इंडिका बुक लिखी थी वहाँ पे उसने चंद्रगुप्त डायनेस्टी के बारे में बताया था कि जो ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन निकलता है राजा का, कि उसके आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं। राजा को एक दिन में एक बेडरूम से ज़्यादा रहने को नहीं रखा जाता, उसको सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि खाना खाने से पहले कोई और है जो पर्सन का खाना मतलब टेस्ट करेगा तभी राजा खाना खाएगा। तो वहाँ पे हमें ये सब पता चलता है। बट यहाँ पे बाणभट्ट में के थ्रू हमें यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चल रहा है कि जो मेन आपके जो किंग है जब भी वो ट्रैवल करते थे तो अपने साथ वेपन्स के साथ ये सारी चीज़ें भी लेके चलते थे। जैसे पोर्ट हो गया, पेन है, फर्नीचर है, गोल्डन फूड स्टॉल है, फूड है इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस कैरिड ऑन कार्ट। मतलब जो कार्ट्स वगैरह थे वहाँ पे जाते थे और लोडेड ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स, एंड एनिमल्स की पीठ में लोड करके, जैसे कैमल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, उनके पीठ में लोड करते हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, ठीक है। दिस ह्यूज आर्मी वॉज accompanied by a musicians beating drum। और बहुत इस आर्मी के साथ साथ आपको बहुत सारे म्यूजिशियंस देखने को मिलेंगे जो ड्रम्स को पीटते हुए जाते थे। एंड अदर्स प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पलेट्स, ठीक है। एंड विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी। और जिस आर्मी जो भी आर्मी थी किंग की, वो जब भी किसी भी विलेज से होते हुए गुजरेगी तो विलेजर्स उनको अपनी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। दे केम विद द गिफ्ट ऑफ कर्ट, ठीक है। लोग फिर उनको लोगों को लगेगा अरे बाप रे हमारे जो विलेज में राजा आए हैं, राजा की सेना आई है, तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाएं। तो गिफ्ट के तौर पर देखने को मिलेगा कर्ड लेके जाते हैं, गुड़ है, फ्लावर्स है। एंड दे प्रोवाइडेड फॉर्डर फॉर द एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स राजा के साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं उन एनिमल्स के फॉर्डर भी प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग, और किंग से मिलने की कोशिश भी करेंगी जनता। एंड प्लेस देयर कंप्लेंट एंड पिटिशंस बिफोर हिम, कि भाई राजा अगर हमारे विलेज में आए तो क्यों ना आए हैं, तो खाना पीना तो चलो ठीक है, बट मेन जो काम है कंप्लेंट वगैरह उनके पास अगर कुछ है तो उनको बताना कि भाई हमारे विलेज में ये सब प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी पिटिशंस हैं वो राजा के सामने वो रखते थे। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, पीछे पीछे डिस्ट्रक्शन करते हुए चलती थी। एलिफेंट्स ऑफन ट्रम्पलेट डाउन द हर्ड्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। जब आर्मी अब वापस जा रही है तो कितना डिस्ट्रक्शन करते हुए जा रही है। एनिमल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े एलिफेंट है, वो बहुत सारे विलेजेस को तोड़ते हुए जाते थे। एंड द ऑक्सन योक्ड और द कारवान्स ऑफ द मर्चेंट्स रैन अवे स्केयर्ड बाय द ट्रम्पेट, ठीक है। तो एज बाणभट्ट सेज द होल वर्ल्ड वॉज स्वेलोड अप इन अ डेंस डस्ट, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि किंग और उसकी आर्मी के बारे में किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, कि किस तरह से जब वो जा रहे हैं तो किस तरह से डिस्ट्रक्शन करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 हमारा फिनिश होता है। एंड आई होप आपको जो भी डिटेल्स थी वो सब अच्छे से समझ में आ गई हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप अपना डिटेल्स जो भी कुछ भी डाउट है वो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होने वाला है। उसके बाद हमारी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की वो फिनिश हो जाएगी। एंड उसके बाद हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट अगर आपका इस पूरा क्लास 6 के एनसीईआरटी में कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके देन, बाय।